गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रीतना सिंह। वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। और इसके बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जो फैक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उन पे देखेंगे। वैसे ये टॉपिक काफी वास्ट है, लेकिन इसको एक ही वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये कम्युनिस्ट जो वर्ड है इसका लेटिन भाषा का, तो लेटिन भाषा का कम्युनिस्ट वर्ड है, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर इसकी इंग्लिश इंग्लिश की बात करें कि संप्रेषण की इंग्लिश क्या होती है, तो कम्युनिकेशन कहलाती है। और इसके जो है अर्थ के बारे में बात करें कि कम्युनिकेशन का जो है अर्थ क्या होता है, तो कई विचारकों ने अलग-अलग तरीके से इसके बारे में बताया है, अपने-अपने विचार दिए हैं। लेकिन हम अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के तहत जाने कि इसका क्या अर्थ होता है, तो ये होता है कि अपने विचारों का या जानकारी का आदान-प्रदान करना, दूसरे लोगों तक पहुँचाना ही क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है। और ये मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार से आप किसी को इशारे करके चलने को कह सकते हैं, आँखों से इशारा किया और कि चलो यहाँ से, वो भी आपका एक क्या है कम्युनिकेशन ही है, उसने समझ लिया, सामने वाले ने समझ लिया। और आप जो है मौखिक भी कह सकते हैं, आप लिख कर के भी दे सकते हैं। तो विचारों का आदान-प्रदान या जानकारी के का आदान-प्रदान ही क्या है कम्युनिकेशन है, यानी कि संप्रेषण है। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, इसके कई सारे माध्यम हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम सबसे बड़े जो संप्रेषण की प्रक्रिया है यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस पूछा जाता है और इनकी मीनिंग पूछी जाती है, क्या किसके बाद आता है, फेज पूछे जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है यानी कि ट्रांसमिशन फेज इसको बोल सकते हैं आप। इस प्रोसेस में क्या होता है कि 2 फेज होते हैं। पहला होता है सेंडर फेज और दूसरा होता है फीडबैक फेज यानी कि प्रतिपुष्टि फेज। 2 होते हैं, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, कोई सेंडर होता है जिसको मैसेज भेजना होता है, तो वो क्या उसको क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। फिर क्या होता है कि मैसेज, मैसेज का फॉर्मुलेशन यानी कि उसको आपने बनाया, माइंड में बनाया या फिर कहीं लिख कर के नोट डाउन कर लिया कि ठीक है ये हमें भेजना है, तो उसको फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, पहला हो गया, पहला क्या सेंडर होता है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे में क्या है, जो भी आपने मैसेज सोचा कि ठीक है ये मैसेज हमें भेजना है, उसकी एन्कोडिंग करते हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, आप मौखिक कर रहे हैं, यहाँ पर सांकेतिक कर रहे हैं या फिर लिखित भी हो सकता है। तो एन्कोडिंग, मान लिया कि आप लिखित भेज रहे हैं तो यहाँ उसको आप लिखेंगे, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद किस माध्यम से आप उसको भेजना चाह रहे हैं, माध्यम लगता है जैसे कि मैं आपको अपना जो जानकारी है, नॉलेज है, वो आपको दे रही हूँ, किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो माध्यम भी वहाँ होता है। तो ये क्या हो गया, किस माध्यम से आप दे रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो ये मीडियम हो गया, 4 स्टेप। जो माध्यम आप यूज़ करेंगे, जो चैनल आप यूज़ करेंगे, तो ये कौन-सा स्टेप हो जाता है, चौथा स्टेप। माध्यम में आप लिखित, मौखिक और जो है सांकेतिक, ये इसको भी बोल सकते हैं। और किस चैनल का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप जो है यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या लेटर के थ्रू आप मैसेज दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर आएगा 5वां, आएगा कूटवाचक, यानी कि जो सेंडर ने रिसीव मैसेज अपना सेंड किया, पहले मैसेज को फॉर्म किया, फिर एन्कोडिंग की, उसके बाद किसी मीडियम को, माध्यम को चुना जिस माध्यम से उसको भेजना है। लेटर भी हो सकता है और व्हाट्सएप होता है, इमोजी भेज सकते हैं आप, इमोजी से भी कई सारे संकेत जो है अ, निकल कर आते हैं, मीनिंग समझ में आ जाती है। तो वो आपने भेज दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि कूटवाचक यानी कि डिकोडिंग बाय रिसीवर, वो जो रिसीवर है जिसको आपने मैसेज दिया है, वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा यानी कि उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद अब रिसीवर क्या है, अब रिसीवर सेंडर बन जाएगा क्योंकि उसने पढ़ा, उसको आपकी मैसेज का रिस्पॉन्स करना है। तो वो रिसीवर नाउ सेंडर, जो रिसीवर था अभी तक वो अब सेंडर बन जाएगा और प्रोसेस जो है उल्टा शुरू हो जाएगा। प्रोसेस उल्टा शुरू होगा तो वो क्या होगा, वो मैसेज करेगा, जैसे यहाँ पर सेंडर ने मैसेज किया था, अब जो है रिसीवर भी मैसेज करेगा, वो मैसेज करेगा, फिर मैसेज फॉर्म करेगा, उसके बाद उसकी एन्कोडिंग करेगा, कोई माध्यम चुनेगा, ठीक है?
फिर डिकोडिंग बाय सेंडर, और अब वो क्या है, उसने जो है भेज दिया, जब रिसीवर ने भेज दिया तो अब ये डिकोड किसके किया जाएगा, कोडवाचक कौन होगा, सेंडर, जिसने मैसेज भेजा था, अब वो जो है रिसीवर बन गया। तो प्रोसेस सारा उल्टा हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, नॉइज होता है, यानी कि इस संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, उसमें नॉइज भी होता है। नॉइज मतलब ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं होती हैं वो भी बहुत सारी होती है, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली दो फेज हुए। यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, नॉइज से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा कैसे आएगा, इनका सिक्वेंस में आ जाएगा, तीसरा कोई एक भी इसमें से कॉलम दे दिया और कह दिया इसका मतलब क्या है। फिर आएगा फेज के बारे में, आ जाएगा कितने फेज होते हैं, तो यहाँ पर देखो दो फेज होते हैं। पहला होता है सेंडर फेज और दूसरा होता है फीडबैक फेज, यानी कि प्रतिपुष्टि फेज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फेज कितने होते हैं कम्युनिकेशन प्रक्रिया में, संप्रेषण प्रक्रिया में, तो वो दो फेज होते हैं। आगे देखेंगे जो, अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार देखो, यहाँ पर जो हम दे रहे हैं वो आपको शायद ही कहीं मिले। संप्रेषण के यहाँ पर सारे प्रकार हैं। लोग क्या करते हैं, मेन मेन संप्रेषण दे देते हैं, बाकी के जो है नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनको बेस्ड ऑन जो जिस जिस चीज पे ये बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण करते हुए इनको हम लाए हैं, तो वो देखेंगे और यहाँ पर सारे ही आ जाएंगे और आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो संप्रेषण के प्रकार में देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला है संबंधों के आधार पर संप्रेषण, यानी कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इससे इसके आधार पर पहला वर्गीकरण है, इसमें है वैयक्तिक संप्रेषण फर्स्ट जो है, यानी कि इंट्रापर्सनल पर्सनल कम्युनिकेशन। जो व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है उसे क्या कहते हैं, अवैयक्तिक संप्रेषण। यानी कि कोई आप पागल देख सकते हैं, कोई पागल व्यक्ति है रोड पे घूम रहा, अपने आप से ही वो बातें करता रहता है, ये हो गई पागल की बात। लेकिन अच्छे खासे लोग, जो होशियार लोग होते हैं, वो भी बातें करते हैं। यदि किसी से कोई काम नहीं होता तो वो आपस में अपने आप को मतलब कोसते हुए कहता है, क्या यार एक काम भी मुझसे सही नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, अवैयक्तिक संप्रेषण हो गया, यानी कि इंट्रापर्सनल संप्रेषण हो गया। व्यक्ति जो है खुद से ही बात कर रहा है, इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा इसके अंतर्गत संबंधों के आधार पर दूसरा है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। इसमें जो है दो व्यक्ति होते हैं, इसमें एक व्यक्ति से, यानी कि खुद से व्यक्ति बात नहीं करता है, किसी दूसरे से बात करता है, तो इसमें दो व्यक्ति होते हैं। तो ये हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में किसी ने अपने विचार रखे या जानकारी दी, सामने वाले ने सुनी उसको। ठीक है, इसके संप्रेषण के कई सारे नियम और रूल्स भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे प्रभावी संप्रेषण के। ठीक है, फिर तीसरा इसके अंतर्गत तीसरा संप्रेषण आता है समूह संप्रेषण, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई ग्रुप होता है, वो अपना जो है क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान या जानकारी का आदान प्रदान या मतलब गुपसुप करता है। तो ये हो गया समूह संप्रेषण। समूह संप्रेषण में एक ग्रुप होता है, टीचर का ग्रुप रख लें, या फिर आप रख लें जो है बच्चों का, छात्रों का ग्रुप रख लें, या नॉर्मली यूं ही जैसे कुछ लोग कहीं पर इकट्ठे हुए तो उनका एक ग्रुप बन गया। तो एक ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप होता है, वो कम्युनिकेट करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जो भी टॉपिक वहां होता है उस पर बातचीत करता है, तो वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जन संप्रेषण, यानी कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति जो है अपनी बात कहता है और भीड़ जो है, यानी कि जनता या बहुत ज्यादा लोग वहां उसको सुनते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आप नेताओं को रख सकते हैं। नेता लोग आते हैं, अपना भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, पूरी पब्लिक जो है खड़े होकर के उनको सुनती है। तो ये क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। तो जो संबंधों के आधार पर ये चार हो गए आपके, अवैयक्तिक इंट्रापर्सनल, अंतरवैयक्तिक इंटरपर्सनल, समूह संप्रेषण ग्रुप कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण मास कम्युनिकेशन। तो ये हो गए। अब सेकंड क्या है, चैनल के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन मीडियम। तो मीडियम के आधार पर जो है कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाचिक हो जाएगा, यानी कि गैर शाब्दिक, वर्बल। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि वाचिक के अंतर्गत या गैर शाब्दिक कह लें, इसमें आ जाएगा लिखित आ जाएगा, यानी कि लिख करके, मौखिक आ जाएगा यानी कि बोल करके, दृश्य आ जाएगा, विजुअल, उसमें दृश्य भी रहेंगे साथ साथ में। और दूसरा इसके अंतर्गत आता है चैनल के आधार पर या मीडियम के आधार पर बी, ए वाचिक आएगा और दूसरा बी अवाचिक आएगा, यानी कि गैर शाब्दिक।
या नॉन वर्बल, ये आ जाता है। तो इसमें क्या है, 3 होते हैं, लिखित, मौखिक और विजुअल। रिटन, ओरल एंड विजुअल, 3 इसमें प्रकार होते हैं वाचिक के अंतर्गत। और अवाचिक के अंतर्गत क्या कौन-कौन से होते हैं? वाणी हो गया, संकेत हो गया, मुख मुद्राएँ हो गई, स्पर्श हो गया एंड संपर्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। वाणी अब कहेंगे आपकी वाणी और शब्द में जो है वर्बल में इसमें क्या अंतर है? वाणी और भाषा में क्या अंतर है? वाणी और बोलने में क्या अंतर है? वाणी भी तो बोलना ही हुआ। तो वाणी वो होती है, बोलना हुआ कि हम प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करते हुए कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसे मौखिक बोलते हैं या फिर आप यूँ ही कह रहे हैं कि नॉर्मल भाषा में कि बोल के आपने जो है अपना कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन वाणी वो होती है जिसमें आप कोई भी शब्द अपने मुँह से निकालते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं होती है। जैसे कि किसी को थोड़ा-सा हल्का-सा सीटी दिया व्हिसिल करके और इशारा कर दिया कि ठीक है निकलो यहाँ से अब चलते हैं। तो वो भी वाणी के अंतर्गत आता है क्योंकि मुँह से आपने वो आवाज़ निकाली, वो एक लैंग्वेज नहीं है। बट आप मुँह से आवाज़ निकाली, जैसे कि घोड़े का हिनहिनाना एक लैंग्वेज नहीं है, बट एक वाणी आप उसको वाणी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई कि मुँह से आप कोई आवाज़ निकाल रहे हैं बट उसमें लैंग्वेज नहीं है, तो वो वाणी हो जाएगी। और कोई उसमें जब लैंग्वेज है, मुँह से आप बोल रहे हैं लैंग्वेज है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मौखिक ओरल ऐसे बातचीत हो जाएगा, भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। संकेत, संकेत में वही है जैसे आपने कहीं भीड़ में खड़े हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप अपने मतलब सर से आँखों से इशारा कर दिया, यूँ थोड़ा-सा आईब्रोज़ अपनी ऊपर करके यूँ किया कि ठीक है चलो निकलते हैं। तो दूसरा आपका जो दोस्त होगा वो समझ जाएगा और वो आपके साथ निकल लेगा। ये हो गया संकेत। फिर मुख मुद्राएँ में कई तरह के आप जैसे कम्युनिकेट हो रहा है और किसी को बात अच्छी नहीं लगी तो वो थोड़ा-सा गंदा सा मुँह बनाया, किसी को बात अच्छी लगी तो वो अ, आश्चर्यजनक लगी तो आँखें फैला कर के अच्छा ऐसा भी हुआ था। तो ये सारी मुख मुद्राएँ हैं। तो मुख मुद्राएँ से भी कम्युनिकेशन होता है यानी कि हम जता रहे हैं वहाँ पर हाव-भाव दिखाना कि ये अच्छा, बुरा या आश्चर्य ऐसा हाव-भाव दिखाना जिसको जो है जो जेस्चर एंड पोस्चर भी बोलते हैं, तो ये मुख मुद्राएँ हो गई। तो उससे भी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि अगला सामने वाला कहना क्या चाह रहा है या समझ किस तरह से हमारी बात को ले रहा है। तो मुख मुद्राएँ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, उनसे बहुत कुछ जो है सामने निकल के आता है। फिर स्पर्श हो गया, किसी को जो है हमने टच किया, कोई कई लोग हम लोग बैठे हैं साथ में और कोई बोले जा रहा या कोई कुछ और बोल रहा है, तो उसका दोस्त अगर लगेगा कि नहीं ये और बोल रहा है, तो धीरे से उसको कहीं तो टच कर देगा। तो वो समझ जाएगा कि ठीक है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अभी मैं मतलब मुझे कम कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये सारी जो है संपर्क संपर्क और स्पर्श इन सब चीज़ों से भी क्या होती हैं कि आप संप्रेषण करते हैं। यहाँ पर भाषा का यूज़ नहीं होता लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं, वाणी होते हैं, संकेत होते हैं, मुख मुद्राएँ होती हैं यानी कि जेस्चर एंड पोस्चर होते हैं, स्पर्श होता है, टच होता है, उन सब से भी आप जो है अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये है चैनल के आधार पर, मीडियम के आधार पर हमने इतनी मीडियम के आधार आधार पर वाचिक यानी कि वर्बल एंड अवाचिक यानी कि नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंतर्गत वाणी संकेत मुख मुद्राएँ हैं और वर्बल के अंतर्गत लिखित, मौखिक एंड दृश्य ये हो जाते हैं हमारे। ठीक है? अगला जो हमें तीसरा पॉइंट है, वो है प्रकृति के आधार पर। किस प्रकार की उसकी प्रकृति है यानी कि बेस्ड ऑन नेचर। ठीक है? तो ये है औपचारिक यानी कि पहला है औपचारिक जिसे फॉर्मल बोलते हैं, इसको स्केलर चेन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है सोपानिक, यहाँ पर सोपानिक ढाँचा जो है सोपान, सोपान पर आधारित होता है यानी कि एक अधिकारी ने क्या किया नीचे अपने से नीचे वाले को कम्युनिकेट किया यानी कि जानकारी दी, जो भी आदेश दिया, फिर उसने जो है अपने नीचे वाले को दिया, उसने अपने नीचे वाले को दिया, उसने अपने नीचे वाले को दिया। और अगर कोई जैसे कि ठीक है कोई आदेश दिया गया कि ये इस पर काम होना चाहिए और वापस ठीक है काम हो गया और मान लिया कोई फाइल जानी है, तो फाइल अगर जानी है तो नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर और ऊपर जाएगी, ऊपर से फिर और ऊपर जाएगी। तो ये नीचे से ऊपर होता है यानी कि सोपानिक यहाँ पर स्टेप्स वाइज़ स्टेप टू स्टेप चलते हैं या ऐसा नहीं कि कोई भी ऊपर वाला अधिकारी आकर के नीचे वाले कर्मचारी से बात करे, नहीं। वो अपने से नीचे बात करेगा, उसके नीचे वाला उससे नीचे बात करेगा, उससे नीचे वाला उससे नीचे बात करेगा, ऐसे नीचे से शुरू होगा, नीचे वाला अपने ऊपर से, फिर उससे ऊपर से, उससे ऊपर से। तो ये एक सोपानिक ढाँचा है। और जो साइमन महोदय ने क्या किया है, जो ये ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रिंसिपल्स हैं, इनको कहावत बोला है और क्या बोला है कि सोपान जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी व्यवस्था के अंदर सोपानिक ढाँचा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने मानी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जो है सोपानिक ढाँचा को किसने अच्छा बताया है, महत्वपूर्ण बताया है
और बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, तो वो साइमन महोदय हैं, ठीक है? और इन्होंने कहावत बोला है किसको, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, उसको जो है क्या बोला है, कहावतें बोला है। ठीक है, आगे देखेंगे दिशा के आधार पर। अच्छा, इनफॉर्मल पहले देख लेते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट है प्रकृति के आधार पर क्या है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण। इस तरह के संप्रेषण क्या होता है कि ग्रे पॉइंट, इनको ग्रे पॉइंट भी बोलते हैं। कोई भीड़ इकट्ठा हुई है, किसी एक ने मैसेज दिया, मतलब मैसेज दिया या बातचीत की कोई भी, तो क्या हुआ कि उसने 4 लोगों को मान लिया दिया मैसेज, ठीक है? 4 लोगों को दिया या फिर 2 को दिया, किसी एक कोई एक आया, उसने क्या किया, 2 को दिया। अब 2 को दिया, ये 2 आगे देंगे, ये 2 क्या करेंगे, आगे 2-3 को देंगे, फिर ये सारे जो है आगे देंगे, ऐसे करके। तो क्या बन गया, ग्रेप वाइन। जैसे ग्रेप का गुच्छा होता है अंगूर का, उसी तरह ये कम्युनिकेशन होता है। ये अनौपचारिक होता है, इसमें कोई संगठन नहीं होता है। तो इसमें क्या है, स्टेप जो एक वो होता है कि लेबल होता है, बड़ा छोटा पद होता है, ऐसे पद की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती, अहमियत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अनौपचारिक होता है सब कुछ। तो क्या होता है कि ये बड़ी तेजी से कम्युनिकेशन जो है ये फैलता है। एक ने 4 को दिया, 4 ने 10 को दिया, 10 ने आगे जाके 20 को दिया। तो इस तरह से जो है ये होता है। और इसमें एक बड़ी मजे की बात है, इसमें क्या होता है, एक बोलेगा देखो ये बात जब गॉसिप होती है, देखो ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आगे जो है ये बात आगे नहीं जानी चाहिए। और वो 4 कहते हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, बताओ, आगे बिल्कुल नहीं जाएगी। वो 4 आगे जाकर के बताएँगे, देखो ये बात जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, अब आगे नहीं जानी चाहिए, तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, आगे नहीं जानी चाहिए। वो भी यही सेम कहते हैं कि हाँ, हाँ, आगे नहीं जाएगी और आगे पहुँच जाती है। तो ये भी इस तरह का भी कम्युनिकेशन इसमें अनौपचारिक में ही आ जाते हैं सारे, ठीक है? अगला हम देखेंगे दिशा के आधार पर संप्रेषण। तो दिशा के आधार पर संप्रेषण कौन-कौन से होते हैं? लंबवत होता है, यानी कि लंबवत ऊपर से नीचे जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा। जैसे स्केलर चेन में जो हमने बात की थी, यहाँ सोपानिक ढांचे, जो सोपानिक व्यवस्था होती है, स्टेप सिस्टम होता है, उसका यहाँ पर भी फॉलो अप होता किया किया जाता है, यानी कि यहाँ भी उसको फॉलो किया जाता है। अधिकारी जो है, सबसे उच्च अधिकारी अपने नीचे वाले को, फिर नीचे उससे नीचे वाले को, फिर उससे नीचे वाले को, इस तरह से जो है कम्युनिकेशन आता है। और कोई मैसेज अगर जाना होता है, कोई फाइल जा भी रही है, तो ऐसे ही जाती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से और ऊपर, ऊपर से और ऊपर। जो स्केलर चेन में बताया था वही लंबवत उसी तरह से, यानी कि ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये जाता है। और दूसरा टाइप इसमें क्या है, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल आप बोल सकते हैं। और जो क्षैतिज संप्रेषण होता है, ये दाएँ से बाएँ चलता है और बाएँ से दाएँ चलता है। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ये हॉरिज़ॉन्टल हो जाएगा, ये अपने बराबर वालों में चलता है। वही जैसे एक पद के, एक समान पद वाले जैसे व्यक्ति हैं, जैसे एचओडी हैं, किसी और विभाग के एचओडी हैं और दूसरा किसी और विभाग का एचओडी है, तो ये क्या है, आपस में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, हॉरिज़ॉन्टल हो गया। इनके पद तो बराबर होते हैं और ये जो है आपस में बात करते हैं, तो ये हॉरिज़ॉन्टल हो गया, क्षैतिज। तीसरा होता है तिर्यक संप्रेषण, यानी कि ये तिरछा चलता है। कभी कोई क्या है, अधिकारी होता है, उसको कोई नीड ऐसी लगती है, तो उच्च अधिकारी सीधा नीचे वाले से आकर के बात कर लेता है, तिरछा आकर के। तो मतलब अपने से बीच वालों को छोड़ देता है, अपने से जो नीचे अधिकारी है उसको छोड़ देता है और आकर के सीधा क्या करता है, नीचे से बात करता है। तो ये हो गया तिर्यक। कोई प्रिंसिपल आकर के टीचर से बात ना करके सीधा बच्चों से बात करने लग जाए, तो ये तिर्यक में आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है, मोस्टली क्या करता है, टीचर्स को सारी मतलब जो है संदेश देता है, अपने आदेश देता है कि ऐसा-ऐसा स्कूल में यहाँ पर होना चाहिए, ये चीज़ें होनी है। लेकिन यदि वो किसी मैटर को लेकर के सीधा क्लास में पहुँच जाए या सीधा एक पर्टिकुलर बच्चे के पास पहुँच जाए और उससे बात करने लगे, तो क्या होगी, ये तिर्यक में आ जाएगा। तो तिर्यक संप्रेषण भी होता है। 5वां क्या है, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, यानी कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। अब कोई भारतीय है और वो अमेरिकन सिटीज़न से यदि बात करता है, तो क्या हुआ, ये इंटर कल्चरल हो गया, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति जो है अलग है, और अमेरिका है या युगांडा जो है, उनके लोगों की, उनकी सिटीज़न की संस्कृति अलग है। तो अगर हम 2 लोग बात करेंगे, तो ये इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर आता है सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण में ग्रुप कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, टीचर्स का ग्रुप आ गया, ठीक है? ये ग्रुप होता है, टीचर्स का ग्रुप आ गया, स्टूडेंट का ग्रुप आ गया और एचओडीज का ग्रुप आ गया। तो ये सारे क्या होते हैं, किसी एक फील्ड से रिलेटेड, औपचारिक में किसी एक फील्ड से रिलेटेड ये ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, अनौपचारिक में तो फिर कहीं भी मतलब जो जानने-पहचानने वाले इकट्ठे हो गए और
गॉसिप शुरू कर दी, वो अनौपचारिक में आ जाता है। तो जहाँ पर कोई ग्रुप इकट्ठा होकर के बातचीत कर रहा है, तो कम्युनिकेशन वहाँ होता है। और यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे, दाएँ से बाएँ ऐसा नहीं, कोई किसी से बात कर सकता है, तो वहाँ पर जो है पूरा ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ऐसे करके हुआ ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। कोई एक बंदा जो है अपनी बात कह रहा है और सभी सुन रहे हैं और सभी उस पर जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपना-अपना विचार, अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। आगे जो है सातवाँ इसमें पॉइंट है कक्षा संप्रेषण। तो ये क्लास कम्युनिकेशन होता है। और क्लास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये इसके जो है कई सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप ऑफ क्लास कम्युनिकेशन, कक्षा संप्रेषण के सोपान। तो कक्षा संप्रेषण के सोपान ये एग्जाम में आता है, तो इसको भी आपको देखना ज़रूरी है कौन-कौन से। सब कुछ बहुत ही ईज़ी है, बट ध्यान में रखना है आपको। आपके पास इसके जो है क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बस ये होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं, तो वो आपके पास एक नोट्स होने चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से कर लेंगे। इसलिए इसमें कुछ भी फालतू का बहुत ज़्यादा थियरी हमने नहीं रखी है, सिर्फ टू द पॉइंट बात की है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपको मिले यहाँ पर। तो जो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत आप कक्षा संप्रेषण के सोपान देखेंगे। सोपान में क्या है, स्टेप, जैसे कि स्टेप ऑफ क्लास कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया है यहाँ पर, और हिंदी वालों के लिए कक्षा संप्रेषण के सोपान। पहला इसमें क्या है, शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के अंदर उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिए क्या करना कि इंटरेस्ट पैदा करना। जैसे मैंने ये पीडीएफ जब शुरू किया, तो मैंने बताया कि हम इस जो है इस पीडीएफ में आपके जो है सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं। जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, शुरुआत में ही बताया हमने कि जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और टू द पॉइंट रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा, कि ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ज़रूर ही कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट जगाना होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों का। दूसरा क्या होता है, विषय वस्तु को संगठित करना, यानी कि सारी ऑर्गेनाइज़ जो जो भी आप देना चाह रहे हैं, जो भी डिलीवर करना चाह रहे हैं नॉलेज, तो उसका क्या करना है, उसको इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं कि जगह-जगह बिखरा पड़ा है और आपने अनमैनेज तरीके से उसको डिलीवर कर दिया, बच्चों को समझ में नहीं आया। उसको जो है सीक्वेंस से लगाना, ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, इकट्ठा करके उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। ऑर्गेनाइज़ करके आपके माइंड में या फिर कहीं फाइल में आपका ये होना चाहिए कि ठीक है, इस बात इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से हमें डिलीवर करना है अपना नॉलेज, ताकि बच्चे को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको बोलते हैं विषय वस्तु को संगठित करना। यूँ नहीं कि बिखरा है और हम कहीं से कुछ भी उठा करके बोले चले जा रहे हैं और बच्चे के सर से ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संगठित करना विषय वस्तु को, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन, रिवीजन अकॉर्डिंग टू एम, यानी कि जो है उसका रिवीजन करवाया और उद्देश्यों के अकॉर्डिंग कराया, यानी कि एग्जाम जैसे आने वाले हैं, तो हमने बताया ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है अलग नोट डाउन करें। ये जो है आपका यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये उद्देश्यों के अकॉर्डिंग क्या है, रिवीजन करवाना। चौथा है प्रतिपुष्ट। प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक। अब हमने पूछा क्या बच्चों आपको समझ में आया? हाँ, वहाँ से आया, ठीक है, हमें समझ में आया, या फिर किसी ने कहा मेरा ये डाउट है, तो फीडबैक लेना, आपको कितना समझ में आया, कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, क्या डाउट है आपके, तो वो फीडबैक के रूप में आ जाएगा। तो कक्षा संप्रेषण के ये क्या हैं? 4 हैं। 4 हैं, इनमें से आपको अब जो है पूछ लिया जाएगा कि क्या इसमें से नहीं है या क्या है, तो ऑप्शन देख के ये 4 आप जो है दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा हो उसको निकाल देना है या उसको ही टिक कर देना है। तो कक्षा संप्रेषण आपने देख लिया, इसके सोपान देख लिए। अब हम देखेंगे कक्षा शिक्षण के चरण। जो कक्षा शिक्षण के चरण होते हैं, वो कोल और चान के अकॉर्डिंग देखें तो SMER इसको शॉर्ट में बोला गया है। पहले जो कोल और चान जब इसको नहीं दिया था, तो सिर्फ यहाँ पर क्या था, SNR, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि SMER, सेंडर, और एम से क्या हो जाएगा, मैसेज, एंड ई से क्या हो जाएगा, एनकोडिंग, एंड आर से हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, सेंडर तो हो गया, ठीक है, जो सेंड करने वाला वो तो रहेगा ही। दूसरा हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। तीसरा हो गया संदेश का कूट लेखन, यानी कि मैसेज इनकोडिंग, उसको लिखा। संदेश संचरण, मैसेज ट्रांसमिशन, और कूटवाचक एवं व्याख्या, मैसेज डिकोडिंग एंड
इंटरप्रिटेशन, डिकोडिंग वही हो जाए, रिसीवर जो है डिकोड करता है तो डिकोडिंग हो जाएगा। फिर पांचवा प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन, तो ये पांचवा हो जाएगा फीडबैक एंड इवेल्युएशन। ये जो है 5 चरण है, शिक्षा चरण के 5, और कोल और चॉन के अकॉर्डिंग इसको एसएमईआर, कोल और चॉन ने इसको क्या है एसएमईआर के नाम से जाना है। तो यहाँ पर शिक्षा जो कक्षा शिक्षण के चरण है कौन कौन से हैं? संदेश का निरूपण, संदेश का कूट लेखन एंड संदेश संचरण, कूटवाचक एवं व्याख्या और प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन यानी कि फीडबैक एंड इवेल्युएशन। तो ये हो गए कक्षा संचरण के आपके जो है स्टेप्स। अगला इसमें मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से हैं? तो ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा। पहला कारक क्या है? ध्वनि पिच एवं ध्वनि मात्रा। किसी किसी की पिच इतनी मतलब बारीक होती है और कानों में चुभने वाली होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा या तो उसको सुनने का मन नहीं करता है या फिर हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटकता है और उसकी ध्वनि में जाता है कि कितनी मतलब चुभने वाली ध्वनि है। तो क्या होता है कि ये जो संप्रेषण है मौखिक जो बोल के किया जाता है उसको प्रभावित करता है। यदि पिच अच्छी हुई तो श्रोताओं को अच्छा लगता है, यदि पिच उसकी बुरी हुई यानी कि कान में चुभने वाली हुई तो श्रोता वहां से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता है, प्रभावित करता है ये। ध्वनि की मात्रा, ध्वनि की मात्रा कैसे? यदि मैं बहुत तेज बोलूं, आप कानों में आवाज बिल्कुल बहुत ज्यादा लाउडली बोलूं तो आपको क्या होगा कि सुनने में दिक्कत होगी क्योंकि आपके कान में दर्द हो जाएगा, इतना तेज मैं बोल रही हूँ। और यदि मैं बहुत धीरे बोलूं कि आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये ध्वनि की मात्रा पे डिपेंड करती है जो मौखिक संप्रेषण है अ, उसको प्रभावी बनाने में या निष्प्रभावी बनाने में। तो हमारी ध्वनि की मात्रा कैसी होनी चाहिए? ना बहुत तेज होनी चाहिए, ना बहुत धीमी होनी चाहिए। श्रोताओं को सुनने में अच्छी लगे और उनको सब सुनाई पड़े ऐसी होनी चाहिए। पिच भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं गति की, यानी कि स्पीड। यहाँ स्पीड की बात होती है, स्पीड ऑफ आर्टिकुलेशन, जो मैं आर्टिकुलेट कर रही हूँ यानी कि अपने विचारों को रख रही हूँ, तो उनकी स्पीड कैसी हो। अगर मैं बहुत तेज बोलना शुरू कर दूं तो आपको आधी बातें समझ ही नहीं आएंगी, और अगर मैं बहुत ही धीरे बोलूँगी, बहुत ही धीरे बोलने लग जाऊँगी, तो क्या होगा आप बोर हो जाएँगे। तो स्पीड क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। एक उसका जो है एवरेज जो अच्छा एक स्पीड होती है, वो स्पीड मेंटेन करके जो बोलने वाला है उसको वो स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ गति की बात हो गई। तीसरा क्या है? उच्चारण में स्पष्टता। अगर हमारा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको क्या है समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है कम्युनिकेशन कैसा मौखिक चल रहा है, हम बोल के आपको सारी बातें डिलीवर कर रहे हैं, सारे विचार या आइडियाज जो हैं आपको दे रहे हैं। अगर उसमें हमारी जो है क्लैरिटी ही नहीं है, हमारे जो उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन में, तो आप हमारी बातें कैसे समझेंगे? तो वो भी निष्प्रभावी करेगा, जो मौखिक क्या है संप्रेषण है उसको निष्प्रभावी बनाता है। तो अगर मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत पूछते हैं कि क्या कौन कौन से कारक है, तो ओनली 3 कारक है यहाँ पर। ठीक है, 3 फैक्टर है और इन 3 को आप याद कर लें, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपको एलिमिनेट कर देना है एग्जाम में। तो कौन कौन से? ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा, दूसरा है गति, तीसरा है स्पष्टता उच्चारण में। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और स्रोत। तो इसको देखेंगे ऑब्स्टिकल जो है, प्रभावी संप्रेषण के ऑब्स्टिकल की बात कर लेते हैं। तो शोर के प्रकार, सबसे पहले हम शोर के प्रकार देखेंगे, उसके बाद जो है संप्रेषण की बाधाएं भी देखेंगे। इसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी इस तरह से एग्जाम में आता है तो मैंने उस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए हैं। शोर की बाधाएं, शोर की अगर बात करें, शोर कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई जो है शोर कर रहा है। शोर का मतलब है कि एक प्रकार से ये भी कि बाधा, ये भी बाधा है, शोर भी एक बाधा है कि किसी प्रकार का जो है बाधा है, वो संप्रेषण में अगर संप्रेषण को निष्प्रभावी बना रहा है या उसको मैसेज पास करने में डिफिकल्टी वहां पर पैदा कर रहा है, तो क्या करेगा कि वो शोर के अंतर्गत आ जाता है। शोर का मतलब सिर्फ नॉइज से नहीं है, सिर्फ हल्ला गुल्ला से नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो शोर में देखेंगे शरीर क्रियात्मक शोर, यानी कि जो फिजिकली कुछ कार्य करने, जो शारीरिक रूप से कार्य किए जाते हैं, अगर उसमें कोई बाधा है, यहाँ पर वहां पर कोई डिसफॉर्मिटी है, तो क्या होगा वहां पर बाधा उत्पन्न होगी संप्रेषण में। कैसे? कि शारीरिक क्रियात्मक शोर में कैसे क्या क्या आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि तोतलापन, तोतलापन इसमें ले सकते हैं। अगर कोई संप्रेषण कर रहा है और उसकी भाषा तोतली है, तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। जितना ज्यादा तोतला होगा उतना कम समझेंगे, या फिर कहीं 2-4 वर्ड में वो तोतलापन कर रहा है तो वो वर्ड आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? भौतिक शोर, जो एनवायरमेंट में आपके आसपास है, शोर है,
ऐसा कुछ जो जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में वो बाधा उत्पन्न करेगा, निष्प्रभावी बनाएगा। तो जो मटेरियलिस्टिक आस-पास की चीज़ें होती हैं, वो उत्पन्न करती हैं बाधा। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक शोर यानी कि साइकोलॉजिकल जो ऑब्स्टेकल होते हैं इसके अंतर्गत नॉइज़ेज़ वो आ जाती हैं। अब टीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपका ध्यान आप बैठे तो हैं उधर अपना जो है वीडियो खोल करके कि ठीक है हमें पढ़ना है आज, लेकिन वीडियो खुला हुआ है आपके सामने, निगाहें भी वीडियो में, ध्यान आपका कहीं और है। ध्यान आपका कहीं दोस्तों के साथ अच्छा आज पार्टी करने जाना है वहां पर ध्यान है, या फिर आज यहाँ पर पिकनिक जाना है हमको, या गया था पिकनिक उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हुआ, ये साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल हो गए, साइकोलॉजिकल नॉइजेस के अंतर्गत ये आ जाता है कि आप बैठे तो हैं बट आपका ध्यान कहीं और है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक शोर हो गया। और चौथा क्या है, अर्थ संबंधी शोर, जो शोर के प्रकार हैं, टाइप ऑफ नॉइसेज हैं, उसके अंतर्गत चौथा क्या है, अर्थ संबंधी शोर। ये मीनिंग से रिलेटेड होता है। अगर हमने कोई बात की और अपनी बात जो है आपको समझा नहीं पाई या उसको ठीक से मैं डिलीवर नहीं कर पाई, तो आप क्या है कि उसका अर्थ कुछ और ले लेंगे, यानी कि उसका अर्थ ठीक से आप नहीं समझ पाएंगे, या फिर हमने तो डिलीवर कर दी लेकिन आपने ही उसको उस तरह से नहीं समझा, तो यहाँ अर्थ संबंधी शोर भी होता है, यानी कि अर्थ संबंधी जो आर्टिकल होता है, यहाँ क्या है, जो अ, ये विचार अपने या जानकारी अपने दे रहा है, उसका अर्थ कुछ और है कहने का, बट जो ले रहा है उसको उस नॉलेज को पा रहा है, उसने किसी और ही वे में उस अर्थ को ले लिया, तो ये अर्थ संबंधी शोर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे संप्रेषण की बाधाएं, वही बात हो गई, यहाँ संगठनात्मक हो जाएगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत है तो वो आ जाएगा। दूसरा क्या है कि भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे कि एनवायरमेंट में शोर हो गया, संगठन के अंतर्गत या आसपास, है ना। और क्या हो जाएगा, यांत्रिक बाधाएं, यानी कि जैसे कि संप्रेषण है और उसमें नेट की जरूरत है तो वहाँ इंटरनेट ना होना, तो ये संप्रेषण की क्या हो जाएगी, भौतिक एवं यांत्रिक बाधाएं हो जाएंगी, टूल वगैरह नहीं होना। तीसरा क्या है, मानसिक अवरोध या बाधाएं। तो मानसिक अवरोध यहाँ पर वही चीज है कि वहां आपका कुछ मेंटल जो है उस टाइम सिचुएशन आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन में जो है प्रभाव डालता है। चौथा है भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं। यदि हम किसी और भाषा में, अगर हम चाइनीज भाषा में जो है अपना डिलीवर करने लग जाए नॉलेज, और आप लोग तो सब हिंदुस्तानी हैं जो भी देख रहे हैं, तो क्या आप हमें समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। सांस्कृतिक बाधाएं, हम अगर किसी और कल्चर में बात कर रहे हैं, किसी और कल्चर कल्चर की चीजें बता रहे हैं, तो आपको जो है समझ नहीं आएंगी बहुत ज्यादा चीजें। कुछ वहाँ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि वो आप उनके बारे में जानते ही नहीं, जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसको समझेंगे कैसे। किसी भी चीज को समझने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यदि उस कल्चर के बारे में आप जान ही नहीं रहे हैं, तो उसको आप जो है उसका अर्थ उसको ठीक से ग्रैप नहीं कर, उसको आप ठीक से ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं हो गई, यानी कि अगर भाषा अलग अलग है तो नहीं वहां दिक्कत आएगी, संस्कृति हमारी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, तो भी हम जो कम्युनिकेट करता है कर रहा है उसकी बात नहीं समझ पाएंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर मीडिया। मीडिया हमारी जो है 3 प्रकार की होती है, कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ मीडिया की बात करें हम, तो प्रिंट मीडिया होती है, ठीक है, सोशल मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, और मीडिया के अंतर्गत जो मेन आते हैं, वो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, मैगज़ीन हो गया, ये सारी मीडिया के अंतर्गत जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम टीवी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लस सोशल मीडिया है, और मैगज़ीन की बात करें तो ये प्रिंट मीडिया है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंट मीडिया है। टाइप्स ऑफ मीडिया जैसे हमने बताया 3 ही होते हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आगे देखेंगे संसार के प्रमुख तत्व, संचार, संचार के प्रमुख तत्व के बारे में बात करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन के जो मेन फैक्टर हैं उनकी बात करेंगे, और ये मिलेट के अनुसार बात करेंगे। मिलेट के अनुसार जो है संचार के जो 7 तत्व पूछे जाते हैं, इन्होंने 7 तत्व दिए हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है स्पष्टता, यानी कि जो संचार है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो पूरा क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा है अनुरूपता, यानी कि कंपैटिबिलिटी। तीसरा है पर्याप्तता, यानी कि एडवोकेट, यानी कि पर्याप्त होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कि हमें इतना कम मैसेज दे दिया, इतना छोटा सा मैसेज दे दिया कि पूरा अर्थ को ही उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो अपर्याप्त हो गया। पर्याप्तता होनी चाहिए, यानी कि जितना जरूरत है उतना वहां पर आपको बोलना या लिखना पड़ेगा, ठीक है। और है समसामयिक,
आगे क्या है? समसामयिक होना चाहिए, यानी कि कंटेम्परेरी होना चाहिए। 5वां है एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए। 6वां है स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी कि लोकशीलता होनी चाहिए। तो जो है स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और लोकशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 जो हैं, 7 तत्व हैं प्रमुख, जो कि मिलेट के अनुसार दिए गए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में जो है।